तो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिटिक्स ऑफ प्लांट डेवलपमेंट। इससे पहले इसका एक चैप्टर हम लोग कर चुके हैं। ये एक रिवीजन टाइप का मैं पढ़ाऊँगा क्योंकि दूसरे ऑथर की बुक से हम लोगों ने इस चैप्टर को समझा है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग सीखेंगे कि इंडियन इकोनॉमी में जो 5 इयर्स प्लान होते हैं, हर 5 साल में एक प्लानिंग कमीशन बैठती है और 5 साल का बजट तय करती है, कहाँ पे क्या डेवलपमेंट होना है, क्या प्रोजेक्ट बनेगा, कितने कॉलेज ओपन होंगे, कुछ कितने हाईवे बनेंगे। ऐसे हर 5-5 साल में एक प्लानिंग होती है और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग उस 5 साल का पूरा बजट तैयार होता है। फिर टैक्सेस रिफॉर्म होते हैं, काफ़ी सारी नई नई चीज़ें, मतलब पैसा आना कैसा है बेहतर के तरीके से, पैसा कहाँ कहाँ जाएगा, मतलब इनकम कहाँ से होगी गवर्नमेंट की, और गवर्नमेंट कहाँ कहाँ स्पेंड करेगी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, वो सारी चीज़ें तय होती हैं 5 इयर्स प्लान में। ठीक है, ओके। सो अब इसमें कौन कौन से पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। एक तो है कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट क्या कॉन्फ्लिक्ट होता है गवर्नमेंट और पब्लिक, या फिर दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन है, या स्टेट गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है। तो कोई भी प्लान है, अब वो कितना बेनिफिट है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए या कितना बेनिफिट है स्टेट गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो एक कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट रहता है। आइडियाज़ ऑन मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट के मॉडल्स बना रहे हैं उसके आइडिया क्या होने चाहिए, किस तरह के मॉडल को तैयार किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके। द आइडिया ऑफ प्लानिंग, और इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे। फिर प्लानिंग कमीशन 5-5 साल की चलती आ रही है, अब है ना प्लानिंग कमीशन नाम नहीं, अब नाम बदल गया जब से 2014 में गवर्नमेंट बदली है बीजेपी, तो प्लानिंग कमीशन अब नाम नहीं है। फिर उसके बाद देखो फर्स्ट 3 5 इयर्स प्लान, पहले 3 5 ईयर प्लान क्या रहे हैं, उसमें क्या मोटो थे, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, कितना इन्वेस्टमेंट, कितना स्पेंड किया गया पब्लिक के लिए, क्या प्रोजेक्ट बनाए गए। तो 5 5 यानी 15 साल का ये पहले का है। ठीक है, उसके बाद एक कंट्रोवर्सीज ओवर द स्ट्रेटजी ऑफ डेवलपमेंट। भाई ये तो कंट्रोवर्सी रहती ही है क्योंकि प्रोजेक्ट है, कहाँ पर इम्प्लीमेंट, कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक है ना, अब अलग अलग कल्चर के लोग हैं, इतनी पब्लिक है, इतनी पॉपुलेशन है, तो उन पे कॉन्फ्लिक्ट तो रहना ही रहना है, कंट्रोवर्सी होती ही है। कि जैसे कोई डैम प्रोजेक्ट है, अब कोई गांव है, गांव को हटाना है डैम के लिए, तो वहाँ पे कंट्रोवर्सी हो जाती है। जैसे कि अभी नर्मदा डैम का मामला अभी तक चल रहा है ना। तो बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं उसमें अगर जंगल काटने पड़ रहे हैं तो उस पर आदिवासी या गांव वाले ऑब्जेक्शन करते हैं। तो ये कंट्रोवर्सीज़ कुछ ना कुछ होती रहती हैं। दूसरे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो अपोजिशन में बैठी हैं, तो वो एक रहता है कंट्रोवर्सीज़, बड़े अगर प्रोजेक्ट होते हैं तो। इकोनॉमिक प्लानिंग के कितने फ़ायदे हुए, मेजर आउटकम, मतलब कितना फ़ायदा रहा है, कितना बेनिफिशियल रहा है, कितने परसेंट सक्सेस रहा है, कितने परसेंट सक्सेस नहीं रहा है। फिर फूड क्राइसिस भी इंडिया में रहा है, जहाँ पर भुखमरी कह सकते हो, या नॉट भुखमरी बट फूड की कमी और अनाज की कमी रही है, बराबर बारिश नहीं होने की वजह से, बराबर फार्मिंग प्लानिंग नहीं होने की वजह से फूड क्राइसिस रहा है। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, फिर वाइट रेवोल्यूशन हुआ। ग्रीन रेवोल्यूशन बेसिकली फार्मर के लिए रहा है, फार्मिंग के लिए रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे फार्मिंग और ये कल्टीवेशन हो सकता है, अनाज और ग्रेन ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मिले, अच्छी से अच्छी उसमें टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाने लगी। और फर्टिलाइज़र जो खाद डालते हैं, फर्टिलाइज़र यूज़ होने लगे कि जल्दी जल्दी क्रॉप है ना रोटेट होती रहे, जल्दी निकले। तो ये चीज़ें। फिर वाइट रिवोल्यूशन हुआ। वाइट रिवोल्यूशन बहुत बड़ा एक कामयाब रिवोल्यूशन था मिल्क के लिए, कि घर घर मिल्क पहुँचे। तो उसमें गवर्नमेंट की सब्सिडी, और लोगों ने डेयरी फार्म करना खोलना स्टार्ट किए, तो गवर्नमेंट की हेल्प मिली, गवर्नमेंट की सब्सिडी मिली, जिससे लोग को डेयरी फार्म खोलें और दूध घर घर तक पहुँचे, अवेलेबल हो मिल्क। ठीक है, रोल ऑफ स्टेट इन इंडियाज़ इकोनॉमी, स्टेट का क्या रोल रहा है इंडिया इकोनॉमी, सारे पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है,
तो पहले तो कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट रहा है। तो डेफिनेटली एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस देयर वाज अ लिटिल डिसएग्रीमेंट ओवर व्हाट नीडेड टू बी डन। मैं जब इंडिपेंडेंस मिली तो उस टाइम तो इंडिया खाली था पूरा, काफ़ी सारे चैलेंजेस थे उस टाइम। तो इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, ये बड़ा चैलेंज था कि एग्रीकल्चर कैसे बढ़े, क्योंकि पॉपुलेशन उस टाइम तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट हो गई थी। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैसे बढ़े, इंक्रीजिंग नेशनल इनकम कैसे बढ़े, प्रमोटिंग सोशल जस्टिस का मतलब जो अलग अलग कास्ट के लोग हैं, नीचे कास्ट के लोग हैं, उनको ऊपर कैसे लेकर आए, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को कैसे इक्वल करें, कोई अमीर है कोई गरीब है इसको बराबर में कैसे लेकर आए, पॉवर्टी कैसे हटाएं, ये सारे चैलेंजेस काफ़ी बड़े लेवल के थे। सोशल जस्टिस, जो छोटे लोगों के साथ में अन्याय हो रहा है या इनजस्टिस हो रहा है, छोटी कास्ट के लोगों के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो वो कैसे ये चीज़ें दूर होंगी। तो यही चीज़ में अब देखो ये रहा कि जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे जून 2006, ये वाला पैराग्राफ द डिस्प्लेस पीपल इन जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट ओडिशा demonstrated outside the office of the Korean company. They took this step to protest against the government policy to allow Korean company to set up a plant, that is POSCO Indian Steel Plant, in the region. The threat to the livelihood of villages was real one and gave rise to deep apprehensions. These examples are pointers that fact, although all classes of people want development, their idea of development was different from each other. द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर आर लाइकली टू कोलाइड विद दो थिंग। ठीक है, अब वही बात है ना कि जो इंटरेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, एक तरफ क्या कहा जा रहा है कि इंडस्ट्रीज डालो, ठीक है, इंडस्ट्रीज बड़ी बड़ी डालो। एक्चुअली थोड़ी सी शायद मेरे गले में तकलीफ़ है, इसलिए आवाज़ ठीक से नहीं निकल रही है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो अगर इंडस्ट्रीज डाल रहे हैं तो वहाँ पर ये हो रहा है कि फार्मर्स कि भाई हमारे सामान कौन लेगा, या होममेड कोई है सामान घर का बना हुआ हैंडमेड, अगर इंडस्ट्री डाल देंगे तो हैंडमेड सामान कौन ख़रीदेगा। ऐसा हुआ भी है आजकल, हम लोग देखो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट फिनिश गुड्स ज़्यादा लेते हैं, एकदम एडवांस जो दिखे टेक्नोलॉजी वाली, हैंडमेड कहाँ लेते हैं। तो हैंडमेड कारीगर में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हो गए। फिर इंडस्ट्री डालेंगे तो वहाँ पर ये होगा कि भाई हमारा जंगल काटे जा रहे हैं, हमारे खेत जा रहे हैं, तो ये चीज़, तो ये इंटरेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि आप डेवलपमेंट करें तो कैसे करें। एक तरफ यहाँ पर ये है, इनका अलग इंटरेस्ट है और इनका अलग इंटरेस्ट है, तो ये दो लोगों के इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट होता है। इसमें गवर्नमेंट को काफ़ी एडजस्टमेंट करना पड़ता है, एडजस्ट करके रखना पड़ता है उस चीज़ को। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे रुक भी जाते हैं, बहुत सारे बिल हैं, प्लान्स हैं, आइडियाज़ हैं, तो बहुत सारे बिल या रेजोल्यूशन गवर्नमेंट से पास होने के बाद भी पार्लियामेंट से नहीं इम्प्लीमेंट हो पाते हैं। जैसे नर्मदा बचाओ का कितना बड़ा अभियान चल रहा है इतने सालों से, वहाँ पे बड़ा डैम का जो प्रोजेक्ट है। फिर नेक्स्ट देखो आइडियाज़ ऑन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। अब देखो इंटरेस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट, समझ गया ना वो कॉन्सेप्ट, वो वैसा है, हर जगह है, वो एक एग्जांपल दिया हुआ है लेकिन इसमें हर जगह है। अब नया टॉपिक है आइडियाज़ ऑन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ पे देखो द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़ लार्जली डिपेंड ऑन द मॉडल ऑफ डेवलपमेंट एडॉप्टेड फॉर द ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना, तो किस तरह, अब ये चैप्टर में पहले पढ़ा चुका हूँ, खैर फिर मैं समझा रहा हूँ आपको। और हम लोग ने 11th में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है 5 ईयर प्लानिंग के बारे में, ठीक है ना। तो आइडियाज़ ऑन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट के, डेवलपमेंट का मॉडल का आइडिया, किस आइडिया पर काम करना चाहिए, कैसा मॉडल होना चाहिए, ठीक है ना। हमें पता है कि हमारे कंट्री में मिक्स इकोनॉमी है। मिक्स इकोनॉमी का मतलब डेवलप भी है, डेवलपिंग, दोनों मिला के मिक्स इकोनॉमी है। मतलब हमारी जो कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्री है, और हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो गवर्नमेंट मेरी पब्लिक हाथ में भी, प्राइवेट हाथ में भी है। पब्लिक सेक्टर भी है, प्राइवेट सेक्टर भी है। तो पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर मतलब मिक्स इकोनॉमी होता है, ठीक है ना। डेवलपिंग कंट्री में मिक्स इकोनॉमी का होना बहुत ज़रूरी है। तो अब देखो यही मॉडल है कि एक लिबरल कैपिटल मॉडल रखा जाए। लिबरल मतलब थोड़ा आसान रखे जाए, कोई भी आराम से बिजनेस करे, कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करे। लिबरल मतलब आसान, कैपिटलिस्ट मतलब
जो बड़े लेवल के बिज़नेस करते हैं, जैसे कि जियो हुआ, टाटा हुआ, ये कैपिटलिस्ट हो गए, प्राइवेट कंपनी हो गई हैं, गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, प्राइवेट कंपनी है। ये लोग टेक्नोलॉजी और हाई इन्वेस्टमेंट करके बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं। फिर सोशलिस्ट मॉडल का मतलब ये होता है जिस जो कंपनी गवर्नमेंट के हाथ में हो, उसे बोलते हैं सोशलिस्ट मॉडल। जैसे कि रशिया में एक टाइम पे पूरा का पूरा ही कम्युनिस्ट था, मतलब सोशलिस्ट था। हर 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 मतलब कंपनी छोटी सी बड़ी सब है ना गवर्नमेंट के हाथ में थी। वहाँ पे लोग है ना सिर्फ नौकरी करने जाते थे, ठीक है। तो अभी इंडिया में मिक्स इकोनॉमी है, मतलब सोशलिस्ट भी है, मतलब गवर्नमेंट के हाथ में, जैसे रेलवे हुआ, स्टील हुआ, पेट्रोलियम हुआ, काफ़ी वो सब गवर्नमेंट के हाथ में है, ठीक है ना। और कैपिटलिस्ट तो जो प्राइवेट है, कपड़े की मार्केट है, या जो दूसरी और भी मोबाइल की मार्केट है, एरोप्लेन हुआ, बसेस भी हुई, और कई जगह रेलवे भी प्राइवेट हो गया है, मतलब थोड़ा बहुत, नॉट बहुत ही थोड़ा, बहुत ही ज़्यादा थोड़ा, एक आध जगह, ठीक है ना। तो कैपिटलिस्ट हो जाएगा। तो इंडिया में कौन सी इकोनॉमी है? इंडिया में है मिक्स इकोनॉमी, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, वहाँ पर डेवलपमेंट भी चाहिए और पब्लिक को सपोर्ट भी चाहिए, क्योंकि पब्लिक का काफ़ी लोग अमीर हैं, तो काफ़ी और 80% के ऊपर लोग गरीब भी हैं, ठीक है ना, मिडिल क्लास के लोग हैं। तो इसीलिए इनको चाहिए मिक्स इकोनॉमी, क्योंकि जो कुछ कंपनी फैक्ट्री के हाथ में हो, सॉरी, कुछ कंपनी गवर्नमेंट के हाथ में हो, कुछ प्राइवेट के हाथ में हो। अब आइडिया ऑफ प्लानिंग देखो कि किस तरह प्लानिंग बनाया गया। तो ये एक पुराना एक हिस्ट्री है कि अलग अलग है ना जगह, बहुत जगह मीटिंग हुई, ठीक है। ग्रेट डिप्रेशन आया था जब 1929-30s में, जहाँ पे इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड की डूब गई थी, ठीक है ना। वहाँ पे नए तरीके से मॉडल को तैयार करना, इवन वर्ल्ड लेवल पे बहुत ज़रूरी हो गया था ग्रेट डिप्रेशन के टाइम, क्योंकि पोस्ट पीरियड था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था ना 1915 में, तो 1914-15 में, तो उसके बाद उसका इम्पैक्ट पड़ा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी तो काफ़ी डिस्ट्रक्टिव था ना। तो देखो क्या क्या हुआ, कैसे आइडिया बनाया गया, क्या उसकी प्लानिंग हुई। नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई, इंडियन जो लीडर्स थे, एजुकेटेड लोग, इकोनॉमिस्ट लोग, उन्होंने नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई। जवाहरलाल नेहरू उनके ये थे, चेयरपर्सन थे, जिसमें इंडस्ट्रीज़ के बारे में, रेलवेज़, वाटरवेज़, ये सब गवर्नमेंट के अंडर में आना चाहिए, ऐसे करके प्लानिंग की गई, ठीक है ना। इसे गवर्नमेंट के अंडर में आना चाहिए। ज़मींदारी सिस्टम को हटाना चाहिए। ज़मींदारी सिस्टम मतलब वही कि जो बड़े बड़े खेत होते थे, बड़ी ज़मीनें होती थी, वो ज़मींदार के हाथ में रहते, फार्मर एक नौकरी के जैसे, लेबर के जैसे काम करते थे, तो उनका काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन होता था। फिर देखो द बॉम्बे प्लान, ये 1944 में सम इंडस्ट्रीज़ इंक्लूडिंग बिरला ने इकोनॉमिक प्लान किया। बिरला बहुत बड़ी कंपनी है, टाटा बिरला। It divided industries into two categories: basic industries, consumption goods industries. The basic industries are insurance companies, जैसे कि बेसिक इंडस्ट्रीज हुई, इंश्योरेंस कंपनीज हुई, ये स्टेट ओनरशिप में आना चाहिए, तो ये गवर्नमेंट के अंडर में आना चाहिए। जो कंजम्पशन गुड्स इंडस्ट्रीज है, प्राइवेट के हाथ में आना चाहिए। ऐसे करके अलग अलग प्लान तैयार किए गए। फिर पीपल्स प्लान करके एक आया कमीशन, या एक मॉडल तैयार किया गया एम एन रॉय के अंडर में। तो उसने कहा कि लोगों के लिए एक अलग डेवलपमेंट के लिए अलग प्लान होने चाहिए। इंडस्ट्रीज है ना गवर्नमेंट के हाथ में होनी चाहिए, इससे लोगों को सपोर्ट मिले। तो इस तरीके से भी फाइनली एक 1950 में प्लानिंग कमीशन तैयार किया गया। इस प्लानिंग कमीशन के अंडर ही में फिर सारे प्लान बनते चले गए। मतलब प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के अंडर में प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन में बड़े बड़े जो स्कॉलर्स हैं, एजुकेटेड लोग हैं, वो पूरे कंट्री के लेवल पे डेवलपमेंट के लिए क्या प्रोजेक्ट होने चाहिए, क्या मॉडल होना चाहिए, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, कैसे इनकम गवर्नमेंट की आनी चाहिए, कौन से टैक्सेस किस तरीके से होने चाहिए, क्या रेट होना चाहिए टैक्सेस का, ये अलग अलग फील्ड से पूरा इस पर बहुत बड़ी कमेटी होती है। इसमें काफ़ी लोग होते हैं, उसमें सब अपने अपने काम बांटे होते हैं। फिर उनके अंडर में असिस्टेंट हैं, वो अलग ही होते हैं, फिर वो भी अलग हेल्प करते हैं, बात अलग है। तो इस तरीके से प्लानिंग कमीशन के अंडर में लगभग 1914 तक के प्लानिंग कमीशन ही रहा है। उसके बाद निधि योजना आ गई है, प्रधानमंत्री। तो लेकिन वो है प्लानिंग कमीशन ये भी अभी भी जो है। तो पहले 3 साल जो प्लानिंग, 3 साल नॉट 3 साल, 3 5 years प्लानिंग, पहले 15 साल मेनली एग्रीकल्चर को फोकस किया गया।
थोड़ा इंडस्ट्रीज़ को भी फोकस किया गया। टेक्नोलॉजी पर तो उतना नहीं किया गया, उस टाइम तो टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा ये जोर नहीं दिया गया था। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़, और थर्ड 5 ईयर प्लान में थोड़ा एजुकेशन भी आया, हॉस्पिटल भी आया, मेडिकल भी आया। इस तरीके से उन्होंने देखो यहाँ पे साफ लिखा, ये पूरा इस लाइक हिस्ट्री टाइप है, ये डेटा टाइप है। 500 करोड़ दिया गया रेलवेज़ के अंदर, रेलवेज़ बढ़ाया गया, कम्युनिकेशन, टेलीफोन बढ़ाए गए, ठीक है। शुरुआत में पहले पहले 5 में रेलवेज़ में, पहले 5 ईयर्स में जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसमें रेलवे में काफ़ी ध्यान दिया गया कि रेलवे, क्योंकि काफ़ी सस्ता मोड़ था, पब्लिक यहाँ की इंडियन पब्लिक जैसे उसके लिए ये बहुत ज़रूरी था कि रेलवे को बढ़ाया जाए, कम मतलब सस्ता ट्रांसपोर्ट दिया जाए, ठीक है। देखो फिर सेकेंड 5 ईयर प्लान 1951 से 56 फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, 1956 से 61 सेकेंड 5 ईयर प्लान था, ठीक है। इसमें क्या बोला गया कि इंडस्ट्रीज़ को फोकस किया गया। पहले वाले में एग्रीकल्चर, रेलवे, इसमें इंडस्ट्रीज़ को फोकस किया, इंडस्ट्रीज़ लगाना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, क्योंकि वर्ल्ड में बाकी कंट्री से हमें मिल के चलना है। तो इस तरीके से वहाँ पर पैसे खर्चा किए गए। फिर थर्ड 5 ईयर प्लान में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना, पॉवर्टी दूर करने के लिए प्लान तो हमेशा से रहे हैं, ठीक है ना। और इंडस्ट्रीज़ फिर हमेशा ही रहा है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का ये, ठीक है ना। अब ये था 61 से 63, यहाँ पे वॉर की वजह से चाइना वॉर से काफ़ी, चाइना वॉर हुई, फिर इंडो पाक वॉर हुई। इससे यानी यहाँ पर ये किया गया कि किस तरह वेपन्स और आर्मी और मिलिट्री पर इन्वेस्टमेंट किया जाए। तो ये भी एक डेवलपमेंट के अंदर आने लगा धीरे धीरे करके, क्योंकि चाइना से वॉर हुआ, फिर इससे वॉर हुआ, पाकिस्तान से वॉर हुआ, ठीक है ना। तो इस तरह पहले जो 3 5 ईयर्स प्लान थे, यानी पहले 15 साल कुछ इस तरीके से रहे हैं, क्योंकि इतना डिटेल में नहीं दिया है, सब लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। फिर कुछ कंट्रोवर्सीज़ भी रही हैं ओवर स्ट्रेटजी ऑफ डेवलपमेंट, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए जो भी पैसा या जो भी इन्वेस्टमेंट होता था पूरी तरीके से ये नहीं होता था, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता था। उसके बाद अलग अलग जो स्कॉलर थे उनके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू थे कि इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाया जाए या एग्रीकल्चर को बढ़ाया जाए। तो यही था कि एग्रीकल्चर सेक्टर गांधीयन इकोनॉमिक बोला गया, और इंडस्ट्रियल सेक्टर नेहरूवियन, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू के इन्फ्लुएंस में रहा है। तो यही एक कॉन्फ्लिक्ट रहा है कि गांधीयन जो इकोनॉमिस्ट थे, जो गांधी को फॉलो करते थे, उनके हिसाब से एग्रीकल्चर को बहुत आगे बढ़ाना चाहिए, और जो नेहरू और थोड़ा एडवांस लेवल के थिंकर थे उनको लगता था कि इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी बढ़ाना चाहिए। तो अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप पूछोगे तो मुझे लगता है कि दोनों पर बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। एग्रीकल्चर भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्रीकल्चर तो ज़मीन से, मेरे पास ज़मीन है, अगर ऊपर वाले ने हमें ज़मीन दी है तो ज़मीन से निकालेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, ज़मीन से पैदा नहीं निकालेंगे। वही चीज़ एक है जो हमें फ्री में मिल सकती है, जो ज़मीन में है हम ज़मीन ओन कर रहे हैं, ज़मीन के अंदर से निकालो चीज़ों को, तो वही तो हमारे लिए एक तरह से ये हो गया ना सोना। तो ये ज़रूरी ना एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट। सिर्फ इंडस्ट्रीज़ में जाएंगे, टेक्नोलॉजी में जाएंगे तो एग्रीकल्चर की ज़मीन जो हमें देने को तैयार है, तो वो फिर समझो हमारा नुकसान हो जाएगा अगर हम उनसे लेंगे नहीं, है कि नहीं। अब इंडस्ट्रीज़ इसलिए ज़रूरी क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बेस पर है, इस पर इंडस्ट्रीज़ के बेस पे एक्सपोर्ट करके बाहर का पैसा हम कमा सकते हैं, है ना। अच्छी चीज़ें बनाओ, ऑटो पार्ट बनाओ और दूसरे सामान बनाओ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाओ, बाहर एक्सपोर्ट करो। जैसे लेदर प्रोडक्ट कितना एक्सपोर्ट होता है इंडिया से, तो बाहर का पैसा हमारे पास आएगा। तो ये दोनों ही ज़रूरी है, ठीक है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट था कि एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाना चाहिए कि इंडस्ट्री। तो आज का टाइम ऐसा है कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों को साथ में लेकर चला जाता है, कि ये ना हो कि एग्रीकल्चर को बढ़ाए तो एग्रीकल्चर पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हो जाएगी। ओवर क्राउडेड एक टाइम पर था एग्रीकल्चर, अब तो ठीक है एग्रीकल्चर पर थोड़ा सा बाहर हटा, क्योंकि बहुत से लोग इंडस्ट्रीज़ और कॉर्पोरेट सेक्टर में आ गए, लेकिन पहले तो सिर्फ एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड थे। तो नेहरू का वही मानना था कि एग्रीकल्चर थोड़ा सा लोड हटना चाहिए और इंडस्ट्रीज पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे पब्लिक सेक्टर वर्सेस प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। यहाँ तक में अगर कोई डाउट हो तो वो डाउट आप पूछ लेना। इसलिए थोड़ा सा तेज़ी से चैप्टर समझाएं, क्योंकि ऑलरेडी चैप्टर हम लोग कर चुके हैं और पहले क्लास में भी काफ़ी किया हुआ है, ठीक है।